नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जी के ग्रुप में। आज दिनांक 23 मई 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। किशनगंज जी के ग्रुप के व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में एनटीपीसी ने किस कंपनी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए संयुक्त कंपनी स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ओएनजीसी। अब ये समझौता ओएनजीसी के साथ हुई तो बात करते हैं ओएनजीसी की। ओएनजीसी का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1956 को हुई। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है और इसके वर्तमान एमडी एंड चेयरमैन शशि शंकर हैं। ये समझौता एनटीपीसी के द्वारा किया गया तो बात करते हैं एनटीपीसी की। इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनटीपीसी के वर्तमान एमडी और चेयरमैन गुरदीप सिंह हैं। अब बात करते हैं ये कंपनी के लिए समझौता किस लिए किया गया है। इस कंपनी के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, जैसे पवन ऊर्जा। अब इसका मेन उद्देश्य भारत और विदेशों में नवीकरणीय ऊर्जा का ज़्यादा उत्पादन करना। इसका मेन लक्ष्य है ओएनजीसी को 2040 तक पोर्टफोलियो में 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, 100 कमेंट और 100 शेयर का, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो को बना सकूं, अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने ला सकूं, जिससे आपकी ऑनलाइन तैयारी अच्छे ढंग से हो। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकें। बस आपको ये काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये टारगेट मैंने अपने लिए लिया है ताकि मैं और भी इंस्पायर हूँ और भी अच्छे और मेहनत से आपके लिए अच्छी वीडियो बना के दे सकूं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है यूनिसेफ के साथ। अब ये समझौता एयरटेल ने किया है तो बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल की स्थापना 1995 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं और इसके वर्तमान एमडी एंड सीईओ गोपाल विट्टल हैं। ये समझौता यूनिसेफ के साथ हुआ तो बात करते हैं यूनिसेफ की। इसका फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष एन वेनेमन है। अब बात करते हैं ये समझौता क्यों किया गया है। ये समझौता कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवार को सहायता प्राप्त करने के लिए किया गया है। बच्चों को दूरस्थ शिक्षा एवं परिवार को नगद एवं आर्थिक सहायता देने के लिए। इसमें फायदा होगा 133 मिलियन स्कूली बच्चों को और उप सहारा अफ्रीका के 13 देशों के बच्चों और परिवार को यह लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर और शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को सोलराइज करने की योजना बनाई गई है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है तो बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया और इसी द्वीप पे अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब बात करते हैं सोलराइज परियोजना की। इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड से सौर परियोजना को जोड़ना है। इस परियोजना का कार्यान्वयन उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 25 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस परियोजना में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा सहायता की जाएगी। तो बात करते हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक। आपने एक नोटिस किया, जब भी मैं किसी मंत्री का नाम लेता हूँ तो उससे पहले उनके मंत्रालय का नाम जरूर लेता हूँ, ताकि उन मंत्री और मंत्रालय दोनों एक साथ याद हो सकें। बात करते हैं MHRD मंत्रालय की। इसका फुल फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको हिंदी में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कहते हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। इग्नू एक ऐसी संस्था है जिसमें बच्चे दूरस्थ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम पढ़े इंडिया ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। इस कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, राजधानी रायपुर। अब बात करते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया। इसका मेन उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। इस योजना में 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को डायरेक्ट फायदा होगा। इस योजना में 5100 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। इस योजना के अंतर्गत धान के किसानों, मक्का एवं गन्ना फसलों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये राशि का भुगतान करने किया गया है और करने की योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्ट यूपी फंड की स्थापना की है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बात करते हैं यूपी स्टार्ट यूपी फंड। इसकी शुरुआत सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। यह समझौता उत्तर प्रदेश सरकार और सिडबी बैंक के बीच में हुई है। इस निधि में सर्वप्रथम 15 करोड़ की प्रारंभिक योगदान किया गया है। ये फंड को 12 साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 21 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में मनाया जाता है और यह हर साल 21 मई को मनाया जाता है। यह दिवस 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को स्मृति में मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है दिवस मनाने का युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ जानकारी प्रदान करना और लोगों को असामाजिक कृत्य से अवगत कराना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कॉर्मेन रेनहॉर्ट किस बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है? इसका आंसर है विश्व बैंक। कार्मेन विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री बनी है। तो बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। वर्तमान CEO अंशुला कांत हैं। अब बात करते हैं कॉर्मेन रेनहॉर्ट की। ये विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष एवं मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। इनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से लागू हुई। कार्मेन रेनहॉर्ट को कई विश्व संस्थानों पर भी अनुभव है। IMF के वरिष्ठ नीति सलाहकार एवं उप निदेशक पद पे रह चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टॉक के उपाध्यक्ष एवं मुख्य अर्थशास्त्री के पद पे भी कार्य कर चुकी हैं। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिसमें से अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार भी मिला। NABE के द्वारा एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इनको। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नाडा ने किस खिलाड़ियों को निलंबित किया है? इसका आंसर उपयुक्त दोनों, सरिता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबन नाडा ने किया है। तो बात करते हैं नाडा की। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान महानिदेशक नवीन अग्रवाल हैं। अब बात करते हैं निलंबन। निलंबन 2 भारतीय पावर लिफ्टर को हुआ है, इसमें से सरिता कुमारी और अंकित सिसोदिया हैं। इनके निलंबन का मुख्य कारण है डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करना। लॉकडाउन से पहले इन नियमों का उल्लंघन करने के लिए इनको एक नोटिस दिया गया था। नोटिस पे जवाब मांगा गया था, जिसका जवाब नहीं देने के कारण इनको निलंबन कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 22 मई।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। यह हर साल 22 मई को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य जैव विविधता के बारे में लोगों को जागरूक करना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम आवर सॉल्यूशन और इन नेचर। इस थीम का विषय है भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ आकर काम करने के महत्व पर केंद्रित है। अब ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूएन का वर्तमान महानिदेशक एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति कोविड महामारी पर मासिक मौद्रिक नीति की बैठक का आयोजन कब तक हुआ है? इसका आंसर है 22 मई 2020 तक। पहले इसका आयोजन 3 जून 2020 तक होना था और इसकी घोषणा 5 जून 2020 को होना था, लेकिन इसकी बैठक समय से पहले 20, 21, 22 को कर दिया गया है। अभी आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक है, तो बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अभी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति है, तो बात करते हैं इनके डायरेक्टर या समूह के बारे में। इसके वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। प्रभारी डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा हैं और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जनन राज हैं। बात करते हैं इस बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए। एमपीसी मौद्रिक नीति समिति बैठक 20, 21, 22 मई को हुई, जिसमें रेपो रेट 4.40 से घटाकर 4.0% कर दिया गया। रिजर्व रेपो रेट 3.75 से घटाकर 3.35% कर दिया गया। एमएसएफ सीमांत स्थायी सुरक्षा रेट 4.65 से घटाकर 4.25% कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटचा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है 2 वर्ष के लिए। बात करते हैं वैद्य राजेश कोटचा। ये गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति भी रह चुके हैं। इनको पुरस्कार 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। आयुष मंत्रालय में संयुक्त पद पे 29 जून 2020 से कार्यभार अपना संभालेंगे। ये आयुष मंत्रालय में सचिव पद पे हैं, तो बात करते हैं आयुष मंत्रालय के। आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद नाइक हैं। आयुष मंत्रालय में 6 अक्षर है और प्रत्येक 6 अक्षर का अलग अलग अर्थ होता है। ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का अर्थ होता है योगा, एन का अर्थ होता है नेचुरोपैथ, यू का अर्थ होता है यूनानी, एस का अर्थ होता है सिद्ध, एच का अर्थ होता है होम्योपैथिक। ये सभी 6 के 6 अर्थ से मिल करके आयुष मंत्रालय का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के आजीविका के लिए दीदी वाहन सेवा की शुरुआत हुई है? आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ लिखें। दोस्तों, मैं हर वीडियो के अंत में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें या फिर कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो एक बार लिख कर आप उस क्वेश्चन या सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको उसको याद करने में आसानी हो और वो लंबे समय तक आपको याद रहे। ये रहे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, मैं ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।